हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल वेक्टर टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस। और आज हम करने वाले हैं आपके मेजर टेस्ट 3 का एनालिसिस, यानी कि आपकी ये टेस्ट सीरीज आपके अंतिम मोड के ऊपर है। और आपका टॉपिक है टेस्ट सीरीज का अंतिम मेजर टेस्ट है आपका मेजर 3, यानी अंतिम जो आपके 11 से 15 टेस्ट हुए थे, माइनर 11 से 15 टेस्ट, माइनर 11 से और 15 टेस्ट था ना, इन 15 5 टेस्ट हुआ, कॉमन टेस्ट हुआ आपका मेजर टेस्ट 3, जो हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। और ये आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी, उसके आपके 15 टेस्ट माइनर टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके वीडियो अपने प्ले लिस्ट में। 2 मेजर टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके वीडियो भी अपने प्ले लिस्ट में डाले हुए। और आज कर रहे हैं मेजर टेस्ट 3 का एनालिसिस। इसके बाद में आपकी फाइनल टेस्ट होंगी, यानी एग्जाम से पहले एग्जाम। फिर आपकी एग्जाम 23 जून को शुरू हो रही है, ये तो कन्फर्म है ही आपका, ठीक है। तो 23 जून को आपका पहला जीके का पेपर होगा। और फिर देखते हैं हम आगे, फिर आपका एक जीके पेपर, यानी 2 पारियों में होगा आपका जीके पेपर। तो आपके पास 23 जून तक का समय है, और आप रिवीजन कर सकते हो, आप वापस पेपरों का एनालिसिस कर सकते हो। आप 2 या 3 की स्पीड, 2 की स्पीड में, 3 की तो क्या, 2 की स्पीड में आप देख सकते हो, ताकि आपका रिवीजन फास्ट होगा। यदि आप टेस्ट सीरीज के बाद में आप रिवीजन करोगे ना, तो इस टेस्ट सीरीज को आप वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका हर टॉपिक आपको याद हो जाएगा। आप जो मैराथन देखोगे उससे तो अच्छी होगी अपनी टेस्ट सीरीज, यानी अभी से शुरू कर देना। 5-10 मिनट देखना, टेस्ट पेपर को देना, जितने अधिक पेपर निकाल सको उतने ज़्यादा पेपर निकालना, सबसे ज़्यादा MCQ निकालना। आप परीक्षा से पहले यदि आप अच्छी तैयारी कर चुके हो, अच्छी थ्योरी पढ़ चुके हो, अच्छा टेस्ट दे चुके हो, अच्छा एनालिसिस कर चुके हो, तो 10 से ज़्यादा आपका MCQ निकालने, जितना अधिक हो सके एम्स निकालो। यानी मान लीजिए सुबह के टाइम में आप थ्योरी पढ़ो, स्पीड में पढ़ लो, थोड़ी रीडिंग से मान लो, फिर आप जितने उस टॉपिक के जितने MCQ निकाल सको उतने MCQ निकालो, तभी आपका वो टॉपिक प्रिपेयर होगा। वरना थ्योरी पढ़ के मजा ना, भाई देखो सीधी सी बात है, साफ बात है, थ्योरी से कभी भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आप जितने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपका, क्योंकि आप यदि नोट्स पढ़ते हो तो नोट्स आपको सिर्फ एक टीचर को पूरे नोट्स याद नहीं होता, एक पूरे नोट्स में से आपको पूरा पेपर नहीं आता। उन्हीं नोट्सों में से यदि क्वेश्चन बना दिया आपको, वहीं से यदि जो टॉपिक आपको पहला पेज एक पढ़ा है ना, तो भी आपको क्वेश्चन करना नहीं आता है, रियल में नहीं होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो जितने ज़्यादा आप MCQ निकाल सको उतने ज़्यादा निकालना, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जितने ज़्यादा जो आप MCQ निकालोगे ना, उतना ही आपका एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं, अब अपने मेजर टेस्ट 3 को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, इसके साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना काम तो कर सकते हो, छोटा सा काम नहीं तो है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। और तीसरी बात, आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आगे आगे जितने भी आपके एग्जाम हो, जैसे सेकंड ग्रेड होगी, तो उसके लिए भी हम बेस्ट से बेस्ट आपके लिए काम करें। जितना आपको मोटिवेशन मिलेगा उतना ही आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मेजर टेस्ट 1 आपका शुरुआत होता है, मेजर टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपका मैथ से शुरुआत होता है। मैथ का दोबारा रिवीजन हो चुका है, कलाम ने दोबारा रिवीजन करवा चुका है, मैथ के पूरे टॉपिक दोबारा टेस्ट हो चुका है मैथ का, ठीक है। बाकी समसामयिक के भी आपके दोबारा टेस्ट हो चुके हैं, यानी जो आपके करंट अफेयर्स थे उनके जो मोस्ट थे, उनके भी दोबारा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा थी, महिला सशक्तिकरण था, उनका भी टॉपिक दोबारा टेस्ट हो चुका है। यानी कि एक टेस्ट को इसी लास्ट 5 टेस्टों में पीछे के टेस्टों को रिविजन भी करवा दिया, ठीक है। इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई इस बार टेस्ट सीरीज में। तो देखो, आपका मेजर टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखो मैं दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा और सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी है जिसका 55 होगा। तो इनमें से हमें चिन्ह चेंज करके लिखना है कि और उनका परिणामी 55 आना चाहिए, वो चेक करना है। तो वो चेक कैसे करोगे, हमेशा ऑप्शन से चेक करोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है हमें, 16A दिया हुआ है, ठीक है। 112 बाद में बी है, फिर क्या आपका 63C है, स्वतंत्र, फिर क्या आपका डी है, और फिर क्या आपका 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक का अर्थ क्या दे रखा है, एक का अर्थ दे रखा है भाग, यानी क्या दे रखा है हमें 16 भाग 112, ठीक है। फिर देखो बी का अर्थ क्या दे रखा है हमें, गुणा, क्वेश्चन देखो गुणा, तो गुणा 63, ठीक है। सी का अर्थ दे रखा है हमें प्लस, यानी सी का अर्थ दे रखा है हमें प्लस 77, और डी का अर्थ दे रखा है हमें माइनस और 31, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 16/112 इंटू 63 प्लस 77 और माइनस 31। आप देखो 16 संत्य कितना होता है आपका 112, 16 का भाग आना चाहिए, तो 16 संत्य कितना होता है आपका 112 होता है, 7 बार भाग गया।
7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 7 9 में 63 यानी कि 9 बार। तो ये तो अपना कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना है अपने पास? 9 + 77 और माइनस का 31। अब देखो 9 और 7 कितना होते हैं आपके? 16 का 1 एक आशकिल लगी 7 1 8 86 माइनस का 31 और 86 में से 31 करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 5। 8 में से 3 जाएगा तो 5 और हमारा परिणाम कितना आ रहा था? परिणाम आ रहा था आपका 55। ये देखो तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है आपका? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, सूरज है वो एक आदमी की ओर इशारा करता है, वह मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। एक आदमी उसकी ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है कि वह मेरी दादी, यानी ये दादी है, इस दादी की एक बेटी है, ठीक है, ये उसकी बेटी हो गई, ठीक है। इस बेटी का इकलौता भाई है कौन है? वह आदमी जिसकी ओर इशारा कर रहा है आदमी, ठीक है। तो सूरज का उस आदमी से क्या संबंध है? तो सूरज की दादी है कौन सी? ये दादी है सूरज की, ठीक है। तो सूरज इसका क्या होगा आपका? इसका सूरज क्या होगा आपका? बेटा है तो होगा। तो पूछा है कि सूरज का उस आदमी से क्या संबंध है? इस आदमी का सूरज से संबंध है आपका बेटे का, तो बेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इस क्वेश्चन में पूछ ले कि आदमी का सूरज से क्या संबंध है, तो सूरज का क्या हो जाएगा? बाप, ठीक है। और उस सूरज का उस आदमी से किस तरह संबंधित है? सूरज का पूछा है हमें, तो सूरज का क्या है? सूरज आपका इस आदमी का बेटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक निश्चित कोड दे रखा है हमें ब्लैक, क्या दे रखा है हमें? ब्लैक दे रखा है, और ब्लैक का दे रखा है हमें 92 लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो बी अंग्रेजी वाला मालूम बी कितने नंबर पर आता है आपका? 1 नंबर पर आता है, ठीक है। एल कितने नंबर पर आता है आपका? 12 नंबर पर आता है। बी 2 पर आता है, एक इस पर आता है आपका 1 पर आता है, और सी 3 पर आता है, और के कितने पर आता है आपका? 11 का पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका योग करो, बी + एल + ए + सी और प्लस के। तो बी कितने पर आया आपका? 2 प्लस एल कितने पर आया आपका? 12 पर, प्लस ए 1 पर आ गया, प्लस सी 3 पर आ गया, प्लस के 11 पर आ गया, ठीक है। तो 2 और 12 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 11 देखो 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29। और हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर देखो हमारा आ रहा है 92। तो इस 29 का उल्टा करो, उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 92 हो जाएगा ना। 9 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो उल्टा हो गया अपने पास 92। तो ये संक्रिया अब अगले वाले में लगानी है। अगले वाला क्या दे रखा है हमें? वाइट दे रखा है, WHITE दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो डब्ल्यू कितनी 23 नंबर पर आता है, H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है। तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ो वापस, W + H + I + T + E। तो यहाँ पर W कितने पर आया आपका? 23 पर, H कितने पर आया आपका? 8 पर, I 9 पर आया, प्लस T 20 आ गया, प्लस E 5 पर आ गया। तो जोड़ो देखो 3 और 8 11, 11 9 20, 20 और 5 25, 25 को 500 हालांकि 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी 65 आया अपने पास। अब देखो हमें इसमें क्या किया था? उल्टा किया था। इसमें क्या किया था? उल्टा, क्योंकि ये तो संक्रिया इसमें लगी है तो ये भी इसमें लगनी चाहिए, तो इसका उल्टा करो। तो इसका उल्टा कितना होगा आपका? 56 हो जाएगा, 5 और 6, यानी 6 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, उल्टा हो गया 56। तो आपका आंसर हो जाएगा 56, यानी ये संक्रिया लग रही है अपने पास 56। आप देखो इसमें कलाम ने गलत माना है, कलाम ने माना आपका 65, 65 तो योग ही होता है यहाँ पर। 65 क्या होगा? योग। यदि हम 65 मान रहे हैं तो यहाँ पर देखो योग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 29 आएगा। तो इस संक्रिया में क्या दे रखा है? हमें 92 दे रखा है, तब ये संभव नहीं। या तो माने 65 तो वो सुधार जरूर करेंगे, ऑप्शन आंसर क्या आएगी? तो 92 की जगह क्या करेंगे? वो 29 करेंगे, नहीं इस 65 की जगह क्या करेंगे? 56 करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? इस संक्रिया के अनुसार आपका 56 होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 3 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बहुत ही आसान से समझा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। SST वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, वो कर लेते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन क्षेत्रवृत्ति की बजाय ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमें?
हमें दे रखा है 3.47 का बार, प्लस दे रखा है हमें 2.28 का बार, प्लस दे रखा है हमें 4.12 का बार, प्लस दे रखा है 6.14 का बार। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि कोई बार वाली संख्या हो तो पहले तो क्या रखते हैं, पूरी संख्या, पूरी संख्या, ठीक है, पूरी संख्या रखते हैं, माइनस करते हैं बिना बार वाली, बिना बार वाली माइनस कर देते हैं, और जितने जिन संख्याओं पर बार है उतने नीचे क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब देखो एक और बताया था मैंने, क्या बताया था, जब हम कर रहे थे माइनर टेस्ट, यदि मान लो 3.1 और 2 का बार दिया हो, ठीक है, तो ये देखो पहले पूरी संख्या रखेंगे 312, ठीक है, माइनस करेंगे जिन पर बार नहीं है 31, बटा जिन पर बार है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, और पॉइंट के आगे जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या लिख देते हैं हम, 0 लगा देते हैं नीचे। इस चीज़ को याद रखना, ये मैंने समझाया यहाँ पर। तो ये देखो इस 0 का कब आएगा, जब पॉइंट के आगे जिस संख्या पर बार नहीं है उसकी जगह नीचे बटे में क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, यहाँ पर समझा दिया मैंने, याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं, पूरी संख्या कितनी हो जाएगी अभी, 347, माइनस कितना होगा बिना बार वाली संख्या 3, बटा दो संख्या बार है तो दोनों आ जाएंगे आपके पास, और पॉइंट के आगे एक भी संख्या खाली नहीं है तो आपका 99 आएंगे। यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस 228, माइनस कितना हो जाएगा आपके 2 बटा 99, प्लस 412 बटा माइनस 4 बटा 99, और प्लस 614 माइनस का 6 बटा 99। तो यहाँ पर देखो 347 में से 3 गए तो कितने बचे आपके, 347 से 3 गए तो 344 बचे बटा 99, प्लस 228 में से 2 गए तो 226 बटा 99, प्लस देखो 412 में से 4 गए तो 408 बटा 99, प्लस 614 में 6 गए तो कितना बचे आपके 608 बटा 99। यहाँ पर देखो 99 सभी में सेम आ रहा तो 99 लघुत्तम आ जाएंगे आपके पास। बाकी सभी को जोड़ो आप, 344 प्लस 226 प्लस 408 और प्लस 608। तो यहाँ पर देखो जोड़ो आपको, 4 6 10, 10 8 18, 18 8 26 का छिक्का, हालांकि 2 2 4 6, 6 2 8, और 0 है तो 8, ठीक है, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 1586 बटा 99। अब देखो 1586 में भाग दे तो 99 का, इधर भाग दे लेते हैं, 1586 में भाग देना हमें 99 का, तो 99 दूना कितना होता है आपका, 99 दूना होता है आपका 198, तो 198 तो ज़्यादा हो गया तो एक बार जाएगा 99। तो 18 में से 9 गए तो 8 बचे, 14 में से 9 गए तो कितना बचे आपके 5 बचे, ठीक है। तो 99 में नहीं जा रहा है और आपका आगे आ जाएगा छिक्का। तो आप देखो 586, तो 99 में 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा कितनी बार, 594, 594 जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 गए तो 2, और थोड़ा सा गलती कर दिया ना हमने, 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे, 9, ठीक है। अब देखो क्या बचे आपके 2, ठीक है 2। अब देखो हम क्या लगाएंगे, 2 में 99 भागने जाएगा पॉइंट, फिर क्या लगेगा 0, 20 में नहीं जाएगा तो क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे, फिर 200 आ गया अपने पास। अब देखो कितने बार जाएगा आपका, 99 दूना कितना होता है आपका 198, 2 बार जाएगा, 99 दूना कितना होगा आपका 198, और फिर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, फिर हम क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर नहीं जा रहा फिर 0 लेंगे, 0 ले लिया फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट तो है ही अपने पास, और ये 0 आ गया। अब देखो दोबारा करेंगे तो फिर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा 16.0202 और 02 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16.02 के ऊपर क्या लगा दूंगा बार, ये अपना आंसर हो जाएगा 16.02 का बार। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य ये बताना था हमें। ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, अभाज्य युग्म कहलाता है जोड़ा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो पहले ऑप्शन का, तो 3 और 5 दे दो आप, तो ये क्या है आपका अभाज्य गुण है, 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है और इनका अंतर कितना आ रहा है आपको, देखो 5 में से 3 जाएंगे 2 आ जाएंगे,
तो ये क्या हो रहा है आपका, एक अभाज्य युग्म कहलाता है, बिल्कुल राइट। दूसरा एग्जाम देख लो आप, 5, 7 देख लो आप, इनमें भी देखो अंतर कितना आ रहा है आपका, 7 में से 5 जाएगा 2, तो ये तो आपको बिल्कुल 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म है। 100 तक कुल कितने आपके 8 अभाज्य युग्म है, बिल्कुल सही है। कौन कौन से 8 अभाज्य गुणनखंड, देखो मैंने 2 तो लिखी दी यहाँ पर, 3, 5 है, 5, 7 है, ठीक है। इसके बाद में 11, 13, फिर कौन सा आपका 17, 19, फिर आपका 29, 31, फिर कौन सा आपका 41, 43, फिर 59, 61, फिर कौन सा आपका 71, 73। ये 8 आपके अभाज्य गुणनखंड है। देखो कितना हो गया आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया अपने पास, 8 हो गए, बिल्कुल राइट है। तो 1 और 2 दोनों सी हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 क्या आता है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ी कैलकुलेशन दे दी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मुझे पूरा समझा देता हूँ मैं अभी। हमें दे रखा है 4 की पावर n इंटू 20 की पावर दे रखा है हमें m-1 इंटू दे रखा है हमें 12 की पावर m-n और इंटू दे रखा है हमें 15 की पावर m प्लस n-2, ठीक है। और भाग में क्या दे रखा है हमें, भाग में दे रखा है देखो 16 की पावर m इंटू क्या दे रखा है हमें 5 की पावर 2m प्लस n और इंटू दे रखा है हमें 9 की पावर m-1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर n। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 को लिख सकता हूँ देखो आपका 5 इंटू 4, क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, एक बार तो देखो इसे लिख देता हूँ 20 की पावर m इंटू 20 की पावर -1, क्योंकि -1 दे रखा है। आगे क्या हो जाएगा 12 की पावर m इंटू 12 की पावर -n इंटू देखो 15 की पावर m इंटू 15 की पावर n, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, एवं 15 की पावर -2 अपॉन कितना आपका देखो 16 की पावर m इंटू 15 की पावर 2m है, तो 15 की पावर m इंटू 15 की पावर m लिख सकता हूँ 2m और इंटू 15 की पावर n हो जाएगा, इंटू देखो यह जगह 9 की पावर m इंटू 9 की पावर -1, ठीक है। तो ये आप देखो इसको करते हैं हम, यह जगह 4 की पावर n, 15 20 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर m इंटू 4 की पावर m, ठीक है। 20 है आपका, 20 नीचे चला जाएगा 20, यहाँ पर देखो 12 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर m इंटू 3 की पावर m लिख सकता हूँ, और 12 की पावर n है तो ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 12 की पावर -n है तो 4 की पावर n इंटू 3 की पावर n नीचे आ जाएगा। ये देखो आपका 15 की पावर m दे रखा है तो 5 की पावर m इंटू 5 3 15 होता है ना, 3 की पावर m हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n और ये 15 -2 है तो नीचे आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो नीचे वाले 4 की पावर m है, 16 की पावर m है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4 चौक 16, तो 4 की पावर m इंटू 4 की पावर m लिख सकता हूँ, ठीक है। 5 की पावर m को 5 की पावर m हो गया, 5 की पावर m हो गया, फिर 5 की पावर n हो गया। और यहाँ पर देखो नीचे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर देखो आपका 9 की पावर m है, ये आपके 5 की पावर n है, 9 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर m इंटू 3 की पावर m, ठीक है। और 9 की पावर -1 है तो 9 ऊपर चला जाएगा आपका। अब देखो आप यहाँ से देखो 4 की पावर n से 4 की पावर n कैंसिल, 5 की पावर m से 5 की पावर m कैंसिल, 4 की पावर m से 4 की पावर m कैंसिल, 4 की पावर m से 4 की पावर m कैंसिल, और देखो 3 की पावर m से 3 की पावर m कैंसिल, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, 5 की पावर m से 5 की पावर m कैंसिल और 3 की पावर m से 3 की पावर m कैंसिल। तो बचा क्या अपना पास, हमारे पास बचा यहाँ से ऊपर तो कितना बचा आपका 9, एक बच गया 3 की पावर n से ये 3 की पावर n कैंसिल, ऊपर तो क्या बचा आपका 9 बचा, और नीचे क्या बचा 20 इंटू 15 की पावर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 9 इंटू 20 इंटू इसको क्या लिख सकते हो 15 को 15 इंटू 15, तो यहाँ से देखो कि 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1/20 इंटू 25, तो यहाँ से हो जाएगा 1/0 25 दूना 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/500। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1/500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुपद x स्क्वायर -16x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद शून्य को। देखो यदि ये इस बहुपद का शून्य का है, मान लीजिए ये बहुपद दे रखा है हमें px x स्क्वायर -16x प्लस 30
और इसका शून्य दे रखा है हमें 15, शून्य क्या दे रखा है 15। अब हमें ये नहीं पता कि हमें ये दिया गया क्या घटाया जाए, तो ये यदि इस बहुपद का शून्य का तो ये बहुपद इसको क्या करेगा, ये शून्य के इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, ये 15 रखने पर, x बराबर 15 रखने पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए आपका, px बराबर कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो 15 रखो और जो संख्या बचती है वो घटानी है हमें, बस ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर 15 रखेंगे x बराबर, तो क्या आ जाएगा आपको 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस का 30, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो 16, तो यहाँ पर देखो 15 छिके 90 जीरो, और 15 छिके 90 जीरो आ गया 9, 15 9 जाए आपके 24, 240 प्लस 30, तो यहाँ से देखो कितना हो गया अपने पास, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 30 और 20 50 और 55, यानी 255 माइनस का 240, तो यहाँ से कितना बचे आपके पास 5 और 1, यानी कि हम 15 घटाएंगे, 15 घटाएंगे इस समीकरण से px से, तो कितना हो जाएगा अपने पास, शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी शून्य कितना प्राप्त होगा अपनी 15, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हमें दे रखा है 22 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 15 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5 तथा 55 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 45 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 14, तो एक्स का मान पूछा है। तो हमें दो समीकरण दे रखी है, दो समीकरण कौन से दे रखी है, देखो 22 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 15 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरी दे रखी है हमें 55 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 45 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 14, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखो यदि मैं समीकरण नंबर 1 को गुणा करा दूँ 3 से और माइनस कर दूँ समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कराओ, तो 22 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 66 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 15 थी 45 एक्स माइनस वाई और बराबर 5 3 15। तो यहाँ पर देखो दूसरी समीकरण को इसमें घटाना है हमें, ये कितना हो जाएगा 55 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 45 बटा एक्स प्लस वाई और 45 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 14, ठीक है। इसमें से घटाने हमें, तो ये घटाएंगे हम माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखो यहाँ से कितना बचेगा आपका, देखो एक्स प्लस वाई तो दोनों में से लगो आ जाएगा, 55 में से 66 में से 55 गया तो कितना बचेगा 11 बचेंगे, कितना बचेगा आपकी 11, ठीक है। ये देखो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बराबर 14 में से 15 में से 14 गया तो कितना बचा आपका 1, तो यहाँ से तो क्या है अपने पास, यहाँ से आपका 11 बराबर, ये भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3, यानी एक्स प्लस वाई का मान आ गया समीकरण नंबर 3 का। तो एक्स प्लस वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इसमें देखो अपने पास एक्स प्लस वाई का मान आया 11, इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखो 22 बटा एक्स प्लस वाई का मान कितना है अपने पास 11, ये रहा अपने पास 11, तो 11 प्लस 15 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। तो 22 में 11 के 2 बार जाएगा, तो 2 प्लस 15 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब देखो 2 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 5 माइनस का 2 तो कितने बचे आपके 3, तो 15 बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचेगा आपका 3। यहाँ पर देखो 3 का भाग 15 में कितने बार जाएगा 5 बार, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर देखो एक्स 5 बटा एक्स माइनस वाई उधर गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बराबर एक्स माइनस वाई, इसको समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से हम एक्स का मान निकालेंगे क्योंकि हमें एक्स का मान पूछा है, तो समीकरण नंबर 3 और प्लस कर दो समीकरण नंबर 4, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 3 जोड़ेंगे तो एक्स और प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, प्लस का y और माइनस का y तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 15 और 11 और 5 कितना हो जाएगा आपकी 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 बटा 2, तो 16 में 2 का बार कितने बार जाएगा 8 बार, तो एक्स बराबर अपना मान आ गया 8, अपना राइट आंसर। तो देखो 8 किस में आ रहा है आपका, एक्स बराबर 8, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है आपकी, कोई हल नहीं की कंडीशन होती है आपकी, कौन सी होती है आपकी कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए आपका b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका c1 बटा c2 के, ठीक है। ये अपने समीकरण नंबर 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, तो यहाँ से a1 कितना हो गया, जो अक्ष का गुणा का वो a1 है, यानी 3 बटा यह हो जाएगा a2 2k माइनस का 1 बराबर b1 कितना आपका 1 अपॉन b2 कितना आपका k माइनस का 1
नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 कितना आपका 1 और C2 कितना आपका 2k+1। तो याद है इन दोनों से आप k का मान निकालो, इन दोनों से k का मान निकल जाएगा। तो k 3/2 2k-1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/k-1। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे 3 इधर गुणा करेंगे तो 3 × k-1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2k-1। तो अंदर गुणा करेंगे तो 3k-3 बराबर 2k-1। तो यहाँ से देखो कितना है अपने पास 2k इधर आएगा, माइनस का 2k हो जाएगा, 3k में से 2k माइनस का जाएगा तो कितना हो जाएगा k। यहाँ पर देखो 3 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का -1 और प्लस का 3 तो कितना बचेगा आपका प्लस का 2। तो k बराबर क्या होना चाहिए आपका 2। अब देखो इसको संतुष्ट क्या ये सही है, इस कंडीशन को करता है संतुष्ट आपकी k बराबर 2 इस कंडीशन को संतुष्ट करता है क्या। तो देखो इसमें k का मान रखो पहले, k बराबर क्या है आपका 2। तो यहाँ पर 3/k का मान 2 रखेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 k का मान 2 रखेंगे -1 बराबर 1/k का मान 2 -1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/k का मान 2 × 2 + 1। तो यहाँ से देखो कितना है अपने पास 3, 2 दूनी 4 -1 तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 1/2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, नॉट इक्वल टू होना चाहिए देखो 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ पर देखो ये 3 में 3 तो 1 बराबर 1 आ रहा है आपका। इस कंडीशन देखो A1/A2 बराबर नॉट इक्वल सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 तो आपका संतुष्ट हो रहा है। देखो 1 बराबर 1 आ रहा है और नॉट इक्वल टू आ रहा है आपका C1/C2 यानी 1/5। तो यहाँ पर k बराबर क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए, k बराबर 2। तो आपका आंसर देखो k बराबर 2 किस में आपका k बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है आपका से कम औजार किस प्रकार का होता है। से कम होता है आपका ऊपर से की ओर बढ़ता हुआ या नीचे की ओर घटता हुआ, एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के समांतर। तो से कम औजार किस आकार का होता है आपका ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और से अधिक क्या होता है आपका से अधिक हो जाएगा, यदि से अधिक आ जाए आपकी लाइन में तो होगा आपका नीचे की ओर घटता हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा पक्का आएगा क्योंकि हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। एक असममितीय वितरण में बहुलक तथा माध्य क्रम से 26.6 तथा 28.1 माध्यिका का मूल्य याद कीजिए। तो देखो ये फॉर्मूला पक्का याद कर लेना, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये पक्का याद कर लेना क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला पक्का याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा या ये फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट। पक्का याद कर लेना क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब देखो बहुलक दे रखा है हमें, बहुलक कितना दे रखा है हमें 26.6 दे रखा है बराबर 3 माध्य का कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसको याद करना है -2 माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है हमें 28.1 तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 26.6 बराबर 3 कैपिटल एम माध्य का माइनस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 1 पॉइंट छोड़ दो 56.2 माइनस का है उधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का। तो आज कितना हो जाएगा आपका 26.6 प्लस 56.6.2 बराबर 3m। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 2 8 6 6 12 5 2 7 7 1 असली वाली 6 6 12 होती ना 7 1 8 यानी 82.8 आ गया अपने पास 82.8 एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है ना 82.8 बराबर 3 माध्य का लिख दो, ये चाहे कैपिटल एम लिख दो। अब हमें क्या निकालना था कैपिटल एम का मान निकालना था तो कितना हो जाएगा आपका 82.8/3। तो यहाँ पर भाग देंगे तो देखो 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेंगे 3 दूनी 6 2 और ऊपर से उतारेंगे 2 तो कितना हो जाएगा आपको 22 में कितना जाएगा 7 21 होता है ना 7 7 21 7 हो गया 22 में से 21 गए तो कितना बचा 1 और 1 आगे से 8 आ जाएगा 8 में कितनी बार जाएगा 3 6 18 तो 0.6 तो आपका 27.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्य कितने हो जाएगी आपकी 27.6 तो 27.6 देखो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं 12 क्या है आपका। देखो एक कक्षा के इस सेक्शन में 60, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये भी रिपीट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार आपके एग्जाम पूछ चुके हैं। एक कक्षा में इस सेक्शन में 60 विद्यार्थियों के गणित के पेपर में मध्य का अंक दिया हुआ है। देखो ए सेक्शन दिया हुआ है, ए सेक्शन, ठीक है। इसमें विद्यार्थी कितने आपके 60 विद्यार्थी हैं और माध्य कितना दे रखा है हमें, माध्य दे रखा है हमें 60 अंक। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है आपका, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, मान लो या मध्यों का योग या संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो कितना होता है, योग कुल संख्या बटा जो जितने भी आपके मध्य रखे विद्यार्थी दे रखे उनकी कुल संख्या। तो हमें देखो योग नहीं दिया हुआ और संख्या और माध्य दिया हुआ है। तो ए सेक्शन में देखो माध्य कितना दिया हुआ हमें, ए सेक्शन माध्य दिया हुआ हमें 60 नहीं तो माध्य 60 ही था क्या, माध्य 40, कितना दिया हमें 40, मैंने 60 लिख दिया, माध्य 40 दिया हुआ। ये देखो पहले सेक्शन माध्य 40 और विद्यार्थी 60। तो देखो योग कितना हो जाएगा आपके पास, माध्य कितना हो गया अपने पास 40, योग निकालना हमें, और कुल विद्यार्थी कितने अपने पास 60। तो योग कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 40 × 60, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 0 0 6 का 24, 24 हो गया पहले सेक्शन का। तो योग 24 हो गया। अब देखो दूसरा सेक्शन देखो आपका बी सेक्शन, बी सेक्शन, बी सेक्शन में देखो अपने 40 तो विद्यार्थी दे रखे, विद्यार्थी कितने दे रखे हमें, विद्यार्थी दे रखे हमें 40, और अपना माध्य कितना दे रखा है बी सेक्शन में, माध्य दे रखा है हमें 35। तो योग निकालो वैसे 35 बराबर योग बटा कुल संख्या कितनी है आपकी 40। तो योग कितना आ गया यहाँ से आपका 35 × 40 बराबर देखो कितना हो जाएगा आपका 0, 4 4 5 20, 2 4 3 12 2 14, यानी 1400 हो गया अपने पास यहाँ पर इनका योग। अब देखो हमें क्यों निकाला योग, क्योंकि हमें पूरे 100 विद्यार्थियों का सामूहिक माध्य निकालना था। तो सामूहिक माध्य कितना लगाएंगे, कैसे निकालेंगे हम सामूहिक माध्य, यानी x बार लिख लेता हूँ, कुल योग बटा कुल संख्या, यानी कुल योग का मतलब क्या हो गया अपने पास सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी का योग बटा कुल संख्या आपकी 100 दी हुई है, क्योंकि 60 तो सेक्शन ए में थे देखो, और 40 किस में आपके सेक्शन बी में, कुल 100 हो गए। देखो इन दोनों का योग कितना हो गया अपने पास x बार 2400 प्लस बी में कितना है आपका योग 1400 बटा कुल संख्या कितनी है आपकी 100। तो यहाँ से देखो 0 0 4 4 8 और 2 और 1 3, 38 बटा 100। तो कुल माध्य कितना आया अपने पास 38 आ गया, आपका आंसर हो जाएगा 38। कुल माध्य पूछा था, कुल माध्य हो गया आपका 38। तो ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में 38 आपके, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते, 13 क्या था आपका। यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप, देखो एक बेलनाकार कप है, मान लीजिए ये बेलनाकार कप है, ये बेलनाकार कप है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। मैं देखो इसके कोई मतलब नहीं था बेलन बनाने का, वैसे तो मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है इसकी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं 2.1 त्रिज्या का एक कंचा जानते हो आप, जो अंटे खेलते थे हम, ठीक है, उसको कंचा बोलते हैं। कंचा क्या होता है आपका, गोला है तो होता है, एक गोला कांच की अंटी देखी होगी गोला। तो जो गोला है इसमें डालेंगे, मान लो इसमें गोला डाला मैंने, एक कांच का अंटा डाला, तो इसका जो आयतन होगा उतने आयतन का पानी क्या होगा आपका बाहर आएगा। जितना गोले का आयतन होगा ना, उस गोले का आयतन जितना अंदर जाएगा, मतलब ये गोला भरा है, यानी ये जितनी जगह घेरेगा उतना ही तो पानी इससे पूरा भरा हुआ है, तो उतना ही तो पानी इससे बाहर आएगा, ठीक है। हमें तो इस कंचे का आयतन निकालना है, बाकी हमें बेलन का आयतन निकालना है। तो कितना पानी भरा है, कंचे का आयतन निकालो, ठीक है, मतलब इस कंचे का आयतन निकालेंगे हम। तो जितना कंचा है उतना ही तो पानी बाहर आएगा। तो इस कंचे का आयतन, यानी कंचा क्या है आपका गोला है, तो है क्या आपका गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है आपका, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r³। और देखो कंचे की अपने क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या कितने दे रखी है कंचे की, ये रही 2.1, r बराबर 2.1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास 4/3, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, r³ यानी 2.1 × 2.1 × 2.1 क्यूब दे रखा है ना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 21 और 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 22 चौक 88,
और इंटू 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441, बटे देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यानी 10 का क्यूब 1000, 1000 हो गया। आप देखो आप इसको 441 को गुणा कर लो 88 से, तो 88 गुणा करेंगे तो 441 से ना, देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 सर 3 35 इंटू देखो ये आपका 8 2 5 3, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 8, 8 2 10, ठीक है, 5 2 7 एक हासिल वाली 8 हो गया, 5 3 8 और यहाँ से 3, और पॉइंट बटे में कितना अपने पास, बटे में आ जाएगा आपका 1000, तो यहाँ पर देखो 38 808 बटे 1000, तो यहाँ पर देखो कितने पॉइंट छोड़ो 1 2 3, तो यहाँ से 38.8 सेंटीमीटर क्यूब अपना आयतन आ जाएगा, यानी 38.8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का पानी बाहर निकलेगा ये वाला। तो देखो ऑप्शन में 38.8 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 मीटर मोटी दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेगी। यानी ईंटें क्या होती है आपकी घनाभाकार तो होती है, क्योंकि ईंट की ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, मोटाई यानी कि, जबकि दीवार के में 2 दरवाजे हैं 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप के हो, तो कितनी ईंटें लगेगी ये हमें बताना है। तो देखो बता देते हैं, तो ईंट कैसी होती है आपकी घनाभाकार होती है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका घनाभ का आयतन होता है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये सूत्र याद कर लेना भैया आप। अब देखो इट्टू का आयतन निकालो, पहले तो इट्टू का आयतन, इट्टू का आयतन कितना हो जाएगा अपने पास, इट्टू का आयतन, तो इट्टू का आयतन हो जाएगा अपने पास 25, ये दे रखिए हमें लंबाई 25 चौड़ाई 16 इंटू 10, तो देखो इसका कितना हो जाएगा आपका पास, इसको गुणा करेंगे तो यह अपना 4000 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 4000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसका। आप देखो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन देखो कितना दे रखी है हमें, दीवार मोटी दे रखी है, देखो आपका ये रे अपने दीवार तो घनाभाकार होती है, तो देखो ये आपकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो इनको गुणा करो, तो मीटर में दे रखी है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, किसे करते हैं 100 से गुणा, तो देखो 200 इंटू 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इंटू 5 इंटू 100 और इंटू 50 सेंटीमीटर है ही, देखो इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास 2000 इंटू 500 इंटू 50, तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 5 6, 6 बिंदु तो ऐसे ऐसे आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 25 पचम 25 25 दूना 50, तो 50 ये हो जाएगा, तो अपने पास ये आ गया, अपने पास कितना है आपका 5 करोड़ हो गया क्या, दीवार का आयतन हो जाएगा 5 करोड़ कितना भी होगा ये सेंटीमीटर क्यूब, दीवार का आयतन आ गया। आप देखो दरवाजे का आयतन निकालो, दरवाजे का आयतन, दरवाजे का आयतन, तो देखो दरवाजे का आयतन निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, दरवाजे के देखो 2 मीटर दे रखा है हमें और 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर का है, तो देखो 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा आपका 200, 200 100 से गुणा करेंगे, और 1.5 है इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 इंटू, देखो मोटाई तो देखो ईंट के बराबर ही होगी ना मोटाई, भाई जितनी दीवार है अपने पास, दीवार मान लीजिए ये अपनी दीवार है, ठीक है, ये दीवार है अपने पास, इस दीवार में यदि हम दरवाज़ा खोलेंगे तो देखो ये दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा अपने पास दे रखा, देखो लंबाई दे रखी 1.2 मीटर की और चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर की, लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, लेकिन इस दरवाजे के अंदर जो ये आपका हिस्सा है ये इधर वाला, ये मोटाई भी तो होगी ना, तो मोटाई आपकी दीवार के बराबर ही तो होगी मोटाई, अंदर जाएंगे तो दीवार की मोटाई यानी 50 ही तो है, दीवार की मोटाई कितनी दे रखी है हमें 50, ये रही, तो इसे गुणा कर दो 50 से, तो देखो इसको गुणा करेंगे तो देखो 1 2 3 4 बिंदु तो ऐसे ऐसे आ जाएगी आपके पास, ये 4 बिंदु हो गई, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 15 को करेंगे तो 150, ये हो जाएगा अपने पास। आप देखो दरवाजे कितने आपके, दरवाजे 2 हैं, दरवाजे कितने आपके 2, तो इसको 2 से गुणा भी करना पड़ेगा भाई, बिंदु देख लेना, ज़्यादा बिंदु है अपने पास, 3 2 5, ठीक है, तो यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा और 3 2 5, ठीक है, ये दरवाजे का था।
हमें क्या निकालना था, हमें ईंटों की संख्या निकालनी थी। तो ईंटों की संख्या निकालनी है तो देखो दीवार का आयतन है ना, दीवार के आयतन में से, ये दीवार का आयतन रहा, दीवार के आयतन में से हम दरवाजे का आयतन घटा देंगे, फिर अपना जो आयतन बचेगा उसमें हम ईंटों के आयतन का भाग दे देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, दीवार का आयतन माइनस करेंगे हम दरवाजे का आयतन, दरवाजे का आयतन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर यह बचेगा आपका पास 50, 3 0 और 3 0, 3 3, 50, 3 0 और 3 0 माइनस ये देखो आपका 3 3 3 6 0, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास बचेगा देखो आपका 0 से, इसमें काट लेना है इसे, 0 से 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 50 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपकी 47 बचेगा। अब ये आ गया अपने पास कुल आयतन, यानी जो बचा हुआ आयतन आ गया। इस बचे हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, जो अपने पास ये आयतन है अपने पास 47, 53 0 और 53 0, इसमें जो आपके ईंटों का आयतन कितना आया था आपके पास 4000। तो देखो 4000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 47,000 में 4 का भाग दो तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 7 उतारेंगे 4 एकम 4, ठीक है। 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 7 28, 2 बचेंगे 4 बचे 20 0, तो 11,750 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी ईंटें लगेगी आपकी, 11,750 ईंटें लगेगी। देखो 11,750 ईंटें किसमें आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया होता है हमें 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर भुजा का, यानी मैं मना लेता हूँ ये अपना एक बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर भुजा का। देखो ये अपना एक बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर भुजा है इसकी। ये 8 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर भुजा के 64 छोटे समान घनों में बांटा जाता है, 64 यानी 8 यानी 4। तो यहाँ पर देखो देख कितना हो जाएगा आपका 64, 1 2 3, थोड़ा सा जगह रहेगी, 1 2 3 यानी 4 खंड होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर भी देखो कितना आना चाहिए आपके पास, 1 2 3 यानी 4 हो गए। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1 2, थोड़े से बना रहा हूँ मैं, ये 64 खंड हो जाएंगे अपने पास। इधर से 1 2 और ये 3, यहाँ से देखो अपने पास 1 2 और ये 3, ये 64 घन हो गया, ठीक है। ये अपना घन है। और इस छोटे वाले घन की जो दे रखी है ये मान लो ये कोने वाला, ऊपर वाला कोने वाला, इसकी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, सेमी भुजा कितनी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। आधे क्या दे रखा है, समान एक साथ पुनर्स्थित करने बनाया गया। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह, यानी ऊपरी सतह कौन सी होगी, ये वाली ऊपरी सतह होगी, में से कोने को उठा दिया जाए, यानी ये कोना उठा दिया जाए और ये वाला कोना उठा दिया जाए, ये कोना उठा दिया जाए और ये वाला कोना उठा दिया जाए ऊपरी कोने से। यानी मान लीजिए आपने ये कोना उठाया, ये वाला एक कोना हटा दिया, यानी ये तो दिख नहीं था ये दोनों। तो यहाँ पर जो कितना हटा जाओ, बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से 1 2 हम देखें, यहाँ पर 1 2 3 पृष्ठ दिख रहे हैं ना, और इसमें से जो उठाया हमने उसमें भी थोड़ा सा बनेगा नहीं मेरे से ना, ये जो माना है मैंने इस वाली भुजा को, ये वाली नहीं दिखेगी, उधर वाली तो ढकी हुई है ना। तो 1 2 3 ही उठेगा यहाँ पर, तो 3 ही उठेगा, 3 ही ये उठा, लेकिन बाकी तो है ना, हमें तो क्या बताना, पर्स तो उतना ही कह रहा है ना, इस कोने को उठाने पर, इस कोने को उठाने पर, इस कोने को उठाने पर, इस कोने को उठाने पर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पर्स तो उतना ही बचेगा, वही पर्स यहाँ से 8 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वही 3 कोने आएंगे फिर से आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये आपकी मैथ की कंप्लीट हो चुकी है। 16 आपके सेक्शन मनोविज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक समूह संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। 16 क्वेश्चन आपका, कौन सा मनोवैज्ञानिक समूह जो संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, यह हमें बताना था। जॉन डीवी
विलियम जेम्स, जॉन डेवी या विलियम जेम्स। तो ये किससे जुड़े हुए हैं आपके? प्रयोजनवाद से। किससे जुड़े हुए हैं आपके? प्रयोजनवाद से, यानी ये तो संरचनावाद से नहीं जुड़े हुए। एब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स, ये किससे जुड़े होते हैं आपके? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। कौन से आपके? मानवतावादी, मानवतावादी, ठीक है। एडवर्ड टिचनर और विलियम वुंट, ये किससे जुड़े हुए हैं आपके? संरचनावाद से जुड़े हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जे.बी. वाटसन और बी.एफ. स्किनर किससे? आपके व्यवहारवाद से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा था कि कौन सा समूह संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टिचनर, विलियम वुंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है यह मैं बताना था। अधिगम एक निरंतर है, निरंतर तो है लेकिन स्थिर प्रक्रिया नहीं है, स्थिर प्रक्रिया नहीं है अधिगम। अधिगम यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल राइट। अधिगम क्या है आपकी? गत्यात्मक प्रक्रिया, बिल्कुल राइट है ये आपका। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया। देखो अधिगम एक केवल शैक्षिक प्रक्रिया के क्षेत्र में नहीं है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अधिगम क्या होता है आपका? अधिगम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया, तो अधिगम देखो एक उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया, एक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि अधिगम उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया। वैसे अधिगम में उतार चढ़ाव तो होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन एक स्पष्ट रूप से देखी जाए तो एक उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया कोई सामान्य गति नहीं है। अधिगम एक गत्यात्मक प्रक्रिया, ये आपका बिल्कुल राइट है। तो अधिगम क्या आपका? एक गत्यात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 17 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन से मॉडल से? एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। तो एबिलिटी मॉडल किसने दिया था? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपकी मेयर और सोलवेन दिया था। किसने दिया था ये मॉडल? आपके मेयर और सोलवेन ने, मेयर और सोलवेन या सालोवी भी आ सकते हैं, सालोवी। इन्होंने ये दिया था आपका एबिलिटी मॉडल संवेगात्मक बुद्धि का। कितना दिया था? संवेगात्मक बुद्धि का। और कितने क्षमताएं बताई थी इन्होंने? इसमें 4 क्षमताएं बताई थी। संवेगात्मक बुद्धि कितनी क्षमताएं बताई थी इन्होंने? 4 क्षमताएं बताई थी, 4 क्षमताएं बताई थी। कौन कौन सी थी? देखो आपका सेवकों का प्रत्यक्षीकरण 1, सेवकों का प्रयोग करना 2, सेवकों का समझना 3, और कौन सा था आपका? सेवकों का, चौथी थी आपकी सेवकों का प्रबंधन, सेवकों का प्रबंधन। ये 4 बताई थी कौन? मेयर और सोलोमन ने एबिलिटी मॉडल में। तो कौन सी नहीं है ये पूछा था हमें, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं है सेवकों का आत्म अवधारण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस संक्रिय अवस्था नहीं है? देखो जो आपके पियाजी की ठोस संक्रियात्मक अवस्था है उसके बारे में पूछा आपका। देखो वस्तुनिष्ठता, तर्कता, वर्गीकरण और संप्रति। मुझे इसमें डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि मुझे ये 4 माना है मैंने, क्योंकि 4 संप्रति रचना 4, लेकिन कलाम ने वस्तुनिष्ठता, लेकिन कलाम 1-2 क्वेश्चन का गलत क्वेश्चन मानती है, आंसर मानती है, आपको पता है। तो इसका देखो फाइनल आंसर आएगी, तब तो मैं हमेशा अपडेट कर देता हूँ, अपने कमेंट में पिन कर देता हूँ। लेकिन इसका मैंने संप्रति रचना क्यों माना, देखो आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो आपका जो पियाजी है अपना, पियाजी मैंने क्यों बताई आपको, पियाजी की जो आपकी ठोस संक्रिय अवस्था है, आपका ठोस सक्रिय अवस्था, वो किस उम्र के बच्चों में होती है? आपकी 7 से 11 वर्ष के बच्चों की उम्र में होती है ना। तो इसमें तो बच्चा क्या करता है? आपकी वस्तुओं को, ठोस घटनाओं को ताकि वो व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। लेकिन जो आपकी संप्रति रचना है ना, संप्रति रचना, ये आपकी क्या होगी? प्रक्रिया पूर्व संचालन अवस्था, यानी पूर्व संचालन अवस्था की आपकी पूर्व संचालन अवस्था कौन सी होती है? आपकी 2 से 7 वर्ष के अंदर। इसलिए मैंने ये माना आपका, क्योंकि ठोस संक्रियात्मक तो 7 से 11 होती है, तो उसमें वस्तुनिष्ठता भी आती है, वर्गीकरण भी होता है, वर्गीकरण करना भी सीख जाता है बच्चा, वस्तुनिष्ठता भी आ जाती है, नहीं है तर्कता भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो आपका संप्रति रचना नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर मेरी तरफ से मैंने माना। बाकी देखो मैं डाउट आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगी कॉलम की, उसमें वापस स्पेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। और आपको क्या लगता है आप भी कमेंट में जरूर बताइए कौन सा सही होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता सही होना चाहिए या संप्रति रचना सही होना चाहिए। बाकी आप और भी बता सकते हो, कोई और तो नहीं है सही, लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है आपका व्यवहार का आकार देना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। क्या कहा जाता है आपका? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसका सिद्धांत है? आपका बी.एफ. स्किनर का, बी.एफ. स्किनर का सिद्धांत आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन देखिए आपके
शास्त्रीय अनुबंध किसका सिद्धांत? आपके पावलो का था ना, पावलो का। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? दंड एवं पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया को प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, एडोलसेंस, खोखली मित्रता नहीं पाई जाती थी किशोरावस्था में, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्रोह की भावना होती है, रुचियों में परिवर्तन होता है, समूह का महत्व भी होता है किशोरावस्था के अंदर, ये इस किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन खोखली मित्रता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। प्रारंभिक बाल्यावस्था समझ सकते हैं, खोखली मित्रता किसमें पाई जाती है? आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता ले सकते हैं इसको, बाल्यावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र में आता है, ये बताना था हमें। शिक्षार्थी भी आता है, सीखने की प्रक्रिया भी आती है, सीखने की परिस्थिति भी आती है, निर्देशन एवं स्वास्थ्य का मानसिक भी आता है आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ABCD। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, स्टैनली होल्ड का नहीं। जस्ट चिल्टन ने तो को किशोरावस्था परिभाषा नहीं दी, नहीं होगा। EV हरलोक, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनली हॉल है आपका पहला ऑप्शन, स्टैनली हॉल। इनको क्या कहा जाता है आपका? किशोरावस्था के जनक, किशोरावस्था के जनक। ठीक है, इन्होंने परिभाषा क्या दी थी? उथल पुथल और तनाव की अवस्था, और तनाव की अवस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 24 क्या था आपका? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या आपका? अपूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्ति नहीं, असंगतिकरण नहीं, व्यक्तित्व की संपूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता। व्यक्तित्व की जो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है वह आपका व्यक्तित्व की संपूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉइस का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो बीएड की परीक्षा देता है, PTT की एग्जाम देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। उपरोक्त दृष्टांत समायोजन किसे रक्षात्मक युक्ति को सम्मिलित करता है? देखो, उदात्तीकरण को नहीं करता। उदात्तीकरण क्या होती है? देखो, उदात्तीकरण तो होता है जो उसका आपको जो गुस्सा करते हैं हम, गुस्सा या आक्रोश होता है अपना, गुस्सा या आक्रोश, उसको क्या करते हैं हम? किसी और खेल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे खेल में व्यस्त करना अपने आप, कला में बदलना, खेल या कला का बदलना, ऐसा कर देते हैं हम। किसी और जगह हम उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, वो तो क्या क्या कहलाता है अपना? उदात्तीकरण कहलाता है। यानी मान लीजिए हमें किसी पर आक्रोश आ रहा है और हम जाके क्रिकेट खेलने लगे, उस गुस्से को कम कर दिया, वो होता है उदात्तीकरण। ये तो नहीं होगा। प्रेक्षेपण क्या होता है आपका? प्रेक्षेपण होता है आपका अपनी गलती दूसरों पर थोपना ना, गलती दूसरों पर थोपना, दूसरों पर थोपना। ठीक है, युक्तिकरण, युक्तिकरण क्या आपका? युक्तिकरण, इसका आंसर हो जाएगा आपका युक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि रक्षात्मक युक्ति है आपकी युक्तिकरण, यानी वो टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाता था। ठीक है, जैसे कोई कम आयु विषय में तो हम बोल देते हैं वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता था, वो एक युक्ति के ऊपर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। विस्थापन हम जानते हैं कि मान लीजिए किसी ऑफिस में हम किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं और हमने हमारे ऊपर प्रिंसिपल नाराज हो गया, तो वो हम घर आके अपने बीवी या बच्चों को उतार देते हो गुस्सा, तो वो आपका विस्थापन कहलाता है। ये परिभाषा बार बार आती है आपके एग्जाम में, तो अपने जनरल एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि में जेनोस मॉडल किस बुद्धि का प्रकार में सम्मिलित नहीं है? जो आपके जेनोस मॉडल में पूछा है आपने, किस बुद्धि का प्रकार सम्मिलित नहीं है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनोस मॉडल दिया किसने था। जेनोस मॉडल दिया था आपके बेन पाल्मर और आपके कॉर्न स्टोन ने दिया था ये आपके जेनोस मॉडल। और इन्होंने बुद्धि की कितनी अवस्था बताई थी? इन्होंने 6 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी। इन्होंने कितने प्रकार की? 6 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, बुद्धियाँ बताई थी। अब 6 प्रकार की बताई, तो हमें देखो 3 तो इसमें दे रखी है, कौन कौन सी थी आपकी? तो देखो आपका आत्म जागरूकता थी, संवेगात्मक तर्क है, आत्म प्रबंधन है। इसके अलावा चौथी कौन सी थी आपकी? सकारात्मक समूह है, सकारात्मक समूह है। इसके अलावा 5वीं अन्य के प्रति जागरूकता,
जागरूकता। और छठी कौन सी थी? स्वयं के प्रति प्रामाणिकता। स्वयं के प्रति प्रामाणिकता, ये दिया था आपके बेन पाल्मर और कॉर्नस्टोन ने आपके जेनोस मॉडल के अंदर 6 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, और आपकी 3 तो ये रही और 3 नीचे लिख दी मैंने। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका? आपका नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 तनाव प्रबंधन नहीं है। तो तनाव प्रबंधन किसमें सम्मिलित है? जो आपका र्यूबेन का बार ओन मॉडल है ना आपका, र्यूबेन ऐसे लिखा जाता है कि हाँ, र्यूबेन बार ओन मॉडल, तो आज में भूल के यूरोपियन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इन्होंने 5 क्षेत्र बताए थे। किस क्षेत्र बताए थे आपके? 5 क्षेत्र बताए थे आपके इस मॉडल में। एक था आपका तनाव प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका है, जो आपके जेनोस मॉडल में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक किसके द्वारा रचित है? थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर, क्लिफोर्ड बियर्स या हेडफील्ड? तो किसकी पुस्तक है आपकी? 27 में आपका आंसर हो जाएगा क्लिफोर्ड बियर्स की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक है आपकी क्लिफोर्ड बियर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या था आपका? निम्नलिखित में से किस अवस्था का संबंध किशोरावस्था से? कौन सी अवस्था है जिसका संबंध आपकी किशोरावस्था से? ये मैं बताना था 28 के अंदर। तो देखो, आत्मीयता बनाम निराशा नहीं था, संपूर्णता बनाम निराशा नहीं था, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति आपकी किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। बाकी ये अवस्थाएं बताना आप कौन सी अवस्था से संबंधित है, कमेंट में आंसर दे देना इसका। ठीक है, किस अवस्था से संबंधित है? आत्मीयता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा, क्योंकि बार बार आपकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिक्सन की है ना ये विशेषताएं, शायद उनकी है, वो 10 थी 14 थी, क्या था मुझे याद ही नहीं रहा। 19 थे क्वेश्चन नंबर 29। तत्परता का नियम निम्न में से किस स्कूल से संबंध रखता है? तत्परता का नियम निम्न में से किस स्कूल में संबंध रखता है? प्रत्यक्षवाद में, व्यवहारवाद में, संज्ञानवाद में या प्रयोजनवाद में? तो 29 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवहारवाद में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी का कौशल को विकसित कर लेता है। एक जो क्रिकेट खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उससे गेंदबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या कहते हैं आपके? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या सोचेंगे पता नहीं है, सिर को बता देता हूँ मैं, मुझे पता है वही एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था वो। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था। कौन सा था आपका? एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, विकास सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? इस सिद्धांत में इन्होंने बताई थी 8 अवस्थाएं। कितनी बताई थी अपनी? 8 अवस्थाएं बताई थी, 8 चरण बताई थी। बार बार पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताना कौन सी अवस्था किस अवस्था से संबंधित है। जैसे जन्म से 1 वर्ष बताया था, 1 से 3 वर्ष बताई थी, 3 से 5 वर्ष बताई थी, 6 से 12 वर्ष थी, 12 से 18 वर्ष थी, और फिर युवावस्था, मध्य अवस्था, बुढ़ापा, क्या क्या अवस्था बताई थी? 8 अवस्था बताई थी इन्होंने। ठीक है, ये 8 19 से संबंधित है। उत्पादकता बनाम स्थिरता है, वो तो आपकी मध्य व्यवस्था में थी, आपकी मध्य व्यवस्था थी आपकी, उसके अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 हो गया था, 30 हो गया था, 31 देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो कब की थी आपकी? 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943। तो ये की थी आपकी 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब की थी आपकी? 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर 1 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो अंतरिम सरकार की थी, इसके 2 अन्य नाम भी है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अन्य नाम क्या है इसके? जो अंतरिम सरकार के अन्य नाम थे, तो आपकी अंतरिम स्वतंत्र भारत सरकार भी बोलते हैं इसको, अंतरिम स्वतंत्र भारत सरकार। ठीक है, एक दूसरी क्या बोलते हैं आपकी? इसका दूसरा नाम था आरजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद सरकार। ये तो 2 नाम थे। ठीक है,
अंतिम सरकारी घोषणा कहाँ पे की थी इन्होंने? आपके जापान के अंदर की थी ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें अंतिम सरकार में स्वयं तो क्या थे आपके राष्ट्रपति, थोड़ा याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं। और इसमें वित्त मंत्री कौन थे आपके? वित्त मंत्री थे आपके AC चटर्जी। कौन थे आपके? AC चटर्जी, ठीक है। और आपके इसमें थे आपके प्रचार मंत्री भी थे एक। प्रचार मंत्री कौन थे, जिनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, वो बता रहा हूँ मैं, S.A. अय्यर। क्या नाम था? S.A. अय्यर। इसके अलावा एक महिला संगठन था, महिला संगठन, और उस महिला संगठन का नेतृत्व किसने किया था? आपकी डॉक्टर थी आपकी लक्ष्मी कुमारी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ये तो आपके इसमें मंत्री थे, ठीक है। और इसमें देखो, इस सरकार को कितने देशों ने मान्यता दी थी? इस सरकार को मान्यता दी थी अपने 8 देशों ने, 8 देशों ने मान्यता दी थी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी थी? सर्वप्रथम दी थी आपकी जापान ने। किसने दी थी? आपकी जापान ने। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका शपथ ग्रहण समारोह भी पूछा जा चुका है। इसका कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम या शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, वो कहाँ पर हुआ था आपका? केते सिनेमा। कौन से सिनेमा के अंदर हुआ था आपका? केते सिनेमा, सिनेमा घर था। और वो कहाँ पर? आपका सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर, ठीक है। केते सिनेमा में होता है इसका कार्यक्रम या शपथ ग्रहण समारोह, कहते सिनेमा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैंने पूरा बता दिया हमने अंतिम सरकार का। और अंतिम सरकार की घोषणा होती है आपकी 21 सितंबर 1943 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पूर्ण स्वराज्य आपके 1929 लाहौर अधिवेशन में होता, और उसकी अध्यक्षता की थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपका सुभाष चंद्र बोस भी आया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी की थी आपकी? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात के 1938 में, 1938 में हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। इसके अलावा इन्होंने तिरपुरी भी किया था, फिर तिरपुरी संकट आ गया था आपके पास, ठीक है। तिरपुरी भी 1939 वाला था, हाँ। महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने आपकी कराची वाली की थी, कराची 1931 में हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ भी किया था आपका। लखनऊ के अलावा इन्होंने फैजपुर भी किया था 1936 के अंदर। फैजपुर भी 1936 दिसंबर वाला अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू का, वो फैजपुर 1936 में किया था। वो अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे देखो, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को जैसे याद करने का तरीका, काफ़ी दोस्तों को याद नहीं होता। देखो, महात्मा गांधी के बारे में याद ही कर लेते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी, महात्मा को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपके चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। कमेंट में बताओ कौन दी थी ये उपाधि? किसने दी थी महात्मा गांधी को? कमेंट में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा की उपाधि, ठीक है। तो महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट करते क्या? ये तो आपका जो चंपारण 1917 वाला, इसको याद कर लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। तो चंपारण, चंपारण के बाद 1918 में मार्च में हुआ था, शायद मार्च में कौन सा होता है? अहमदाबाद, फरवरी में तो हुआ था आपका अहमदाबाद। और फिर मार्च में 1918 मार्च में होता है आपका खेड़ा। तो 3 सत्याग्रह तो ये आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर आपका इसके बाद में 1919 में रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोलेट एक्ट में गांधी जी ने क्या की थी? आपकी सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, सत्याग्रह सभा। और इसकी डेट पूछी जा चुकी है, और डेट कब थी इसकी? 24 फरवरी 1919, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने फिर कौन सा चला था? फिर 1919 के बाद देखो, क्रम याद है आपका, ऐसे याद करोगे तो आप अच्छा याद हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन आया था, फिर खिलाफत आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था दिल्ली के अंदर, आपको पता ना, अध्यक्षता की थी 1919 के अंदर ही था वो भी, क्योंकि वहाँ पर शेवरे की संधि हुई थी। मैंने बताया था जब माइनर का टेस्ट किया था आपका, शेवरे की संधि के अंदर खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, तब ये हुई थी आपके पास। फिर आपका खलीफा के बाद में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन। ऐसे क्रम से याद कर लेना इसको, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? देखो, आपका ये शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को, लेकिन ये समाप्त क्यों हुआ? समाप्त हुआ आपका चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आपका 5 फरवरी 1922 को। देखो, मैं ऐसे याद कर रखे, मैंने बता दिया आपको। और ये समाप्त तो गांधी जी से आहत हुए, और गांधी जी असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को
समाप्त कर दिया। फिर असहयोग आंदोलन के बाद में कौन सा है आपके पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था आपको, 1930 में हो गया था स्टार्ट ये, ठीक है। और फिर 11 सूत्री मांग रखी थी सविनय आंदोलन के तहत ही। फिर आपकी डांडी मार्च निकला था, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। फिर गोलमेज सम्मेलन हो गए। फिर गोलमेज सम्मेलन से पहले एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सा आपका, गांधी इरविन समझौता। ऐसे कनेक्ट करोगे ना आपको याद हो जाएगा। एक दोस्त पूछ रहा था कि याद नहीं होता मुझे, जो क्यों नहीं होता आपका। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका, 5 मार्च 1931 को। ऐसे कनेक्ट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट कर लेना वापस। फिर बेलगांव अधिवेशन, पुना पैक्ट 1932, ठीक है। पुना पैक्ट कब हुआ था आपका, 26 सितंबर 1932। इसे कनेक्ट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। मैंने ज़्यादा बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको भी। 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी की थी। अभी बताया था मैंने, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में होता है बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बाबू ने की थी, सुभाष बाबू लिख देता हूँ। हरिपुरा के बाद में 1938 की बात है, और 1938 में हरिपुरा की थी। और फिर त्रिपुरी संकट आया था, आपका पता है त्रिपुरी संकट, उसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम तो इसने की तो की थी अभी सुभाष बाबू ने 1939 में। फैजपुर और लखनऊ दोनों की अध्यक्षता आपके JLN जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये तो आता शायद मार्च में, ये आपका दिसंबर में आता, दिसंबर 1936 में आता। दोनों 1936 के जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोनों की अध्यक्षता, ये भी आप याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अम्बेडकर द्वारा स्थापित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था आपका 8 अगस्त 1930 नागपुर में। कहाँ होता है आपका, 8 अगस्त 1930 नागपुर के अंदर होता है ये। यहाँ पर देख लेते हैं आप, अम्बेडकर आपके बाबा साहेब है, बाबा साहेब है। बाबा साहेब ने कौन कौन से संगठन की स्थापना की वो बता देता हूँ यहाँ पर। इन्होंने की थी, देखो सबसे पहले इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी आपकी, बहिष्कृत, क्योंकि संगठन आया ना यहाँ पर, तो ये बता देता हूँ साथ साथ किस किस की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कौन सी की थी, सर्वप्रथम इन्होंने की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1924। फिर इसका नाम चेंज कर दिया था 1928 में। इसका नाम परिवर्तन क्या क्या है इसका, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1936 में एक संस्था की और स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कौन सी की थी आपकी, 1938 में की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1938 में की थी इसकी स्थापना। फिर इसका 1942 में इसका नाम चेंज कर दिया, क्या किया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ, जाति परिसंघ। फिर इन्होंने क्या किया, देखो इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उसकी मृत्यु 1957, मृत्यु के बाद इसको कर दिया भारतीय रिपब्लिक पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी इसका नाम 1957 में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और की थी द पीपल एजुकेशन सोसाइटी, संस्था बता दे रहा हूँ, बार बार पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में की थी इसकी स्थापना। और आपकी समाज समता संघ, समाज समता संघ 1927 में, कभी थी 1927 में। यह आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रतिष्ठापित संस्था थी, जो हमने बता दिया। बाकी देखो यहाँ पर बताया गया है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, इसका पहला अधिवेशन हुआ था आपका 8 अगस्त 1930 को नागपुर के अंदर। तो मैंने बाकी संस्था भी बता दी जो स्थापित की थी, इसके अलावा कोई संस्था स्थापित नहीं की बाबा साहेब ने। तो बाकी संस्था ये थी, ये भी याद कर लेना साथ साथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नौजवान भारत सभा का संबंध में असत्य कथन बताना है। इसका गठन 1928 में लाहौर में नहीं हुआ, 1928 लाहौर में हुआ था 1926 में, 1926 में। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह को नौजवान सभा का सचिव बनाया गया था, बिल्कुल राइट है। इस संगठन में पंजाब में काकोरी कांड स्मृति की काकोरी दिवस बनाया गया, बिल्कुल राइट है। काकोरी कांड कब हुआ था, डेट बताना, आप कमेंट में आंसर करना, क्योंकि अच्छे से समझाया था मैंने आपको जब आप माइनर टेस्ट कर रहे थे हम। इसका संगठन कार्यक्षेत्र पंजाब था, बिल्कुल राइट। तो इसका संगठन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार अजीत सिंह, कैप्टन मोहन। तो किसके द्वारा की गई थी? आपकी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। कब हुआ था इसका गठन? 1942 के अंदर, 1942 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किया था। और ये सुझाव किसने दिया था रास बिहारी बोस को? सुझाव दिया था इसको फूजीहारा ने। किसने दिया था? आपकी फूजीहारा ने सुझाव दिया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? आपका मुख्यालय था आपका सिंगापुर। फिर 1943 में आपके सुभाष बाबू पूछ गए। ऑप्शन नंबर 2 देखो। फिर इसकी कमान किसको सौंप दी गई? रास बिहारी बोस ने सुभाष बाबू को सौंप दी गई। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे आपके? कैप्टन मोहन सिंह आपके थे आज़ाद हिंद फौज थी। जब शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज गठित की थी, फौज का गठन किया था आपका। फौज का गठन कब किया था? आपका 1 सितंबर 1942 को। इस गठन के सेनापति थे आपके मोहन सिंह। सेनापति थे कौन? मोहन सिंह। फिर आपके रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह में क्या हो गया? मतभेद हो गया और फिर मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद हिंद फौज का पहला चरण समाप्त हो गया था। ठीक है, फिर आपके सुभाष बाबू ने इसको पुनर्गठित किया था, पुनर्गठित आज़ाद हिंद फौज को, और इसका गठन हुआ था आपका 1 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या था आपका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किस कृति में अंग्रेजी शासन व्यंग्य किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत ही अच्छे थे, बंगाल के। कृष्ण कांतेरविल, विश्व वृक्ष या मृणालिनी या कंपाल कुंडाला। तो किसका किया था आपके? तो अंग्रेजों के ऊपर व्यंग्य किया था इन्होंने कृष्ण कांतेरविल के अंदर। ठीक है, अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य किया था कृष्ण कांतेरविल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपाल कुंडला क्या थी? कपाल कुंडला इनकी दूसरी रचना थी। किस पर? बांग्ला में, बांग्ला भाषा में दूसरी रचना। किसमें? आपकी बांग्ला भाषा में। फिर बांग्ला भाषा में पहले कौन सी थी आपकी? ये लिखी गई थी आपकी 1866 में। ठीक है, कपाल कुंडला। तो पहली कौन सी थी आपकी? फर्स्ट थी आपकी दुर्गेश नंदिनी। बार बार पूछा जाता है, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी थी। 1865 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1865 में। मनाली और विश्व वृक्ष है, विश्व वृक्ष 1873 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? आपकी 1873 में। ठीक है, इनके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपाधि क्या थी? आपकी राय बहादुर। बार बार एग्जाम पूछी जाती है। ठीक है, राय बहादुर इनकी उपाधि थी। ठीक है, सर्वाधिक उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है इनका? सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास जिसमें हमारा वंदे मातरम भी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। कौन सा आपका? आनंद मठ। ठीक है, इनकी पत्रिका है जो बार बार एग्जाम में आती है, पत्रिका बगदर्शन। कौन सी थी आपकी? बगदर्शन, जो 1892 में प्रकाशित की थी उन्होंने। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या था आपका? महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष। देखो मैंने बताया था ना, पहला अखिल भारतीय संघर्ष था वो था आपका रॉलेट एक्ट के संबंध। कौन सा था आपका? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट आपको पता ही, आपका बिना वकील बिना दलील का विज्ञान था। 1917 में एक विज्ञान वो थे आपकी सिडनी रॉलेट थे आपकी। कौन थे आपकी? सिडनी रॉलेट। और इन्होंने इनके अध्यक्षता में समिति बनी और इन्होंने 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास किया। ठीक है, इन्हें इसके विरोध में आपके 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी ने यानी गांधी जी ने कौन सी सभा की स्थापना की? आपकी सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, और ये कहते हैं सत्याग्रह की स्थापना तो करी और इसी की सुनने के लिए एक बार विधानसभा में भी शामिल होते हैं आपके। फिर आपके इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस मनाया था। अपमान व याचना दिवस, ये भी आपकी रॉलेट एक्ट से संबंधित है। फिर आपका जलियांवाला बाग 9 अप्रैल को इनको गिरफ्तार कर लिया गया पलवल से। गिरफ्तार कौन से रेलवे स्टेशन से? पलवल से। और फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 13 अप्रैल को। ठीक है, और इसी जो आपके जो ये अपमान दिवस वगैरह सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, तो एनी बेसेंटन खाता है गांधी जी को राजनीति का बच्चा। क्या खाता? राजनीति का बच्चा, छोटा बच्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नमक सत्याग्रह आपको बताइए दांडी मार्च निकला था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को ये उन्होंने तोड़ा था। 6 अप्रैल को ये दांडी पूछ गए थे 78 अनुयायी के साथ। 1930 को नमक कानून तोड़ा और कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आता।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसने शिमला समझौता समझौता याद आ गया। निम्न में से किसने शिमला सम्मेलन 1945 को महान जल विभाजक संज्ञा दी। महान जल विभाजक संज्ञा दी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता क्यों होता आपका, जो वेवेल थी आपकी, वेवेल प्रस्ताव था आपका, उस वेवेल प्रस्ताव पर क्या करने गए थे आपके विचार विमर्श। तो हुआ था आपका। तो इन्होंने क्या किया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिमला समझौता को एक महान जल विभाजक की संज्ञा दी है। इसे यहाँ पर पूछे मौलाना अब्दुल कलाम ने, इन्होंने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना इनका जन्मदिन। आपके जो यूजीसी वगैरह होती है ना, ये इन्हीं की देन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, ये भी याद कर लेना। और यहाँ पर देखो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल दे रखा है। भारत का क्या बोला जाता है इनको, लौह पुरुष या बिस्मार्क। ये भी याद कर लेना। बी आर अम्बेडकर के बारे में इनकी पुस्तकें भी याद कर लेना, साथ साथ पुस्तक भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे आपके। सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे आपके, मौलाना। दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में उन कथनों पर सत्य कथन बताना हमें। तो सत्य कथन बताते वही, कौन सा सत्य कथन है। देखो पहला दे रखा हमें, पटेल ने 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पटेल ने 1931 में किसी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल सत्य कथन है। और इसी कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी ने पटेल के कहने पर नमक सत्याग्रह में महिलाओं को सम्मिलित किया नहीं। किसके कहने पर किया था, मैंने बताया था माइनर टेस्ट में, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर, कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। बारदोली सत्याग्रह किसान आंदोलन के उन्हें सरदार की उपाधि मिली, बिल्कुल राइट। बारदोली जो आया था 1928 में होता है आपका, बारदोली किसान आंदोलन 1928, सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, बिल्कुल राइट है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में पटेल ने सत्याग्रही के रूप में गिरफ्तारी दी थी, बिल्कुल राइट। तो 1 3 4 कितने हो जाएंगे आपके, 1 3 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन थे आपके, तो जवाहरलाल नेहरू था, और पहला कौन था उसका नाम, 3 व्यक्ति थे ना आपके व्यक्तिगत सत्याग्रही, 3 व्यक्ति, विनोबा भावे, पहले तो आपके विनोबा भावे थे। ठीक है, 1940 में होता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, दूसरे कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति कौन थे आपके, ब्रह्मदत्त। कौन थे आपके, ब्रह्मदत्त। ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। मुख्यमंत्री आयुष्मान, करंट के क्वेश्चन आ गया आपके पास। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई, बिल्कुल राइट है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल एजेंसी है, बिल्कुल राइट है। इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारी के प्रमाण हेतु राज्य स्तर पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को अधिकृत है नहीं। जयपुर का कौन सा हॉस्पिटल अधिकृत है, जेके लोन हॉस्पिटल, जेके लोन जयपुर। और इसके अलावा देखो कौन सा आपका, जेके लोन जयपुर और आपका एम्स जोधपुर। प्रारंभिक चरण में आपके इन 2 हॉस्पिटल को चुना गया, आपके एम्स जोधपुर को और जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर को। एसएमएस को नहीं चुना गया। तो इसमें सत्य कथन पूछा था, पहला और दूसरा सत्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम जो इंटर्नशिप योजना थी, ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी पीएम इंटर्नशिप, 3 अक्टूबर 2024 को, 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी ये योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करवाई जाएगी, बिल्कुल राइट है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के मैट्रिक्स व स्नातक पास युवा पात्र होंगे, बिल्कुल राइट है। इस योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 12 माह 10,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, प्रतिमा वर्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। कितने हज़ार रुपये उपलब्ध कराई जाएगी आपकी, 5,000 रुपये प्रतिमा वर्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 10,000 दे रखा था। तो 1 और 2 सही है, तो आपका 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान बजट 2025-26 में कितने पिंक टॉयलेट यानी
सखी महिला स्वच्छता गृह के निर्माण करवाए गए 500। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। NVS-02 उपग्रह, इसका लॉन्च का व्हीकल था आपका SLGS-LV F-15, बिल्कुल राइट है। और टेस्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, क्योंकि आपके टॉपिक आपका पर्सनल टॉपिक दिया गया हुआ है, स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है आपके वैज्ञानिक संबंधों से। INSAT 3DS है, यह आपका लॉन्च किया गया था GSLV F-14, बिल्कुल राइट है। XPO सेट आपका PSLV C-58 से लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। EOS-08 ये SSLV D3 से लॉन्च नहीं किया गया, D2 से लॉन्च किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। और ये लॉन्च कब किया गया था आपका EOS-08 आपका 10 फरवरी 2023 को, ये भी याद कर लेना आप, 7 डेट भी। नेक्स्ट देखो आपका इसमें 2 आएगा, D3 नहीं आएगा, D2 आएगा आपका SSLV सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंटल फ्लाइट 2, ठीक है, SSLV का फुल फॉर्म है। तो 44 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक दाबित भारी जल रिएक्टर PHWRS है? TAPS-2, ये तो कहाँ पर आपका तारापुरा महाराष्ट्र में है, पहला है ना ये तो फर्स्ट, ये भी याद कर लेना भाई। ये तो नहीं है आपका KK ये NPS-06 और KK NPS-05, ये दोनों कहाँ पर आपका कुंडनकुलम रूस के सहयोग से लगाया गया ना, ये कुंडनकुलम वाला किसके सहयोग से लगाई गई थी? रूस के सहयोग से, तो ये भी नहीं है आपका। तो बचा कौन सा आपका काकरापार, तो KAPS-04 है, वो आपका दाबित भारी जल रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, काकरापार गुजरात में ना, काकरापार परमाणु सेंटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा द्विवार्षिक रूप से नीति आयोग ने जारी नहीं किया था, ये किसने किया था आपके? ये जारी किया था आपके पंचायती राज मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है। इस सूचकांक में राजस्थान 8वें स्थान पर, बिल्कुल राइट है। इस सूचकांक में 6 आयाम थी, कौन कौन सी 6 आयाम बता देता हूँ आपका। रूपरेखा था एक, तो रूपरेखा, कार्य था, वित्त था 3, एक था आपका पदाधिकारी, समता निर्माण और जवाबदेही, समता निर्माण, और कौन सा था आपका? जवाबदेही। ये आपके 8 आयाम थे, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा रह गया? 6 आयाम थे, सॉरी 6 आयाम, तो हाँ 6 आयाम, 8वें स्थान पर तो रहा था, 6 हो गए, और 8वें स्थान पर आता है, ये 2 3 सही आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना में असंगत युग्म कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक के 26 गवर्नर कौन है आपके? संजय मल्होत्रा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, बिल्कुल राइट है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज, बिल्कुल राइट है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन है? VD चापेलकर नहीं है। कौन है आपके न्यायाधीश रह चुके, आपके सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे आपके, उनका नाम था न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के आपका। 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया? शिवराज सिंह चौहान थे मामा, आपके MP के पूर्व मुख्यमंत्री, और वर्तमान किस के आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो कमेंट में बता देना। नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया था? आपका राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अभी आपका कल परसों एग्जाम हुआ था आपका RPC PO प्रो, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया था। इन खेलों का मेजबानी उत्तराखंड में होता है, बिल्कुल राइट है। इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब श्री हरि नटराजन को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? आपका श्री हरि नटराजन को, बिल्कुल राइट है। इन खेलों में राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते, बिल्कुल राइट है। 9 तो स्वर्ण जीते थे आपके, 11 रजत और 23 कांस्य, ठीक है। 10वें स्थान पर नेहरा कौन से स्थान पर? आपका 15वें स्थान पर आता अपना बताना राजस्थान, तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 10वां स्थान दे रखा था, तो ऑप्शन सत्य कथन बचाता, तो हमें 1 2 सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 49 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50।
25वें आईफा अवार्ड्स के संबंध में खतनों में असंगत युगों में चुनना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए आपको, एग्जाम बाद में जरूर देखना यदि आपने नहीं देखी है, बहुत ही शानदार मूवी है लापता लेडीज। सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, बिल्कुल राइट है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार आपके लक्ष्य नीलवाणी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे आपके लापता लेडीज के थे आपके सजनी गीत गाया था उन्होंने, कौन सा, सजनी गीत, बहुत ही मस्त सॉन्ग है आपका सजनी गीत, सुन लेना एक बार, माइंड फ्रेश हो जाएगा। प्रशांत पांडे थे वो, कौन थे आपके, प्रशांत पांडे, और किस फिल्म में गया आपका लापता लेडीज, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी नीताशी गोयल, ये भी आपकी लापता लेडीज के अंदर ही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम थे, संसदीय शासन को इंगित करने वाली भारत में देखो संघात्मक शासन पाया जाता है और एकात्मक शासन का समय भी है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर पूछा जाता है, देखो एकात्मक और संघात्मक की विशेषता पड़ जाती है। एकात्मक की बात करूँ मैं तो एकात्मक की पूछी जाती है जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS RS और राज्यपाल की नियुक्ति, ये विशेषता एकात्मक संघात्मक की है। इसके अलावा संघात्मक की कौन सी आपकी संविधान की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन और केंद्र और राज्यों में बंटवारा शक्तियों का, ये भी आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताओं या विशेषताओं का स्रोत ब्रिटिश संविधान से लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के लिए। विधि के शासन आपका ब्रिटेन से ले गया, एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से ले गया, न्यायिक पुनर्वलोकन सिद्धांत और उपराष्ट्रीय पद दोनों आपकी USA से ले गए, यानी अमेरिका से ले गए, तो ये आपका नहीं होगा। तो सही कोड पूछा था, 1 और 2 कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शब्द, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, का प्रयोग अनुच्छेद 61 के अतिरिक्त निम्न किस अनुच्छेद में किया गया। देखो इसका प्रावधान, देखो प्रावधान तो किया गया आपके अनुच्छेद 56 कि माओ सेवादानी के करेगा आपका, यदि राष्ट्रपति आपका संवैधानिक कदाचार का आरोप लगता है राष्ट्रपति के, तो उसका महाभियोग पर कैसे हटाया जाएगा, ये प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 56 के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलेगी, वो चलेगी आपके अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया दे रखी है और प्रावधान दे रखा है आपके अनुच्छेद 56 में। बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी 61 कराते हैं वहाँ पर महाभियोग देखिए, तो यहाँ पर देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, कलाम इसीलिए क्वेश्चन बार बार दे रहा है। अनुच्छेद 55 में क्या आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, आपकी 55 में क्या आपका निर्वाचन प्रणाली, देखो 58 और 59 भी इंपॉर्टेंट है। देखो 58 और 59 आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो, देखो अनुच्छेद 58 आपका, इसमें तो क्या आपकी अर्हता है, क्या आपकी अर्हता है, और अनुच्छेद 59 है आपका, 59 में क्या आपकी निरर्हता है, क्या आपकी निरर्हता है। देखो शब्द में क्या है आपका अर्थाई वे होती है, जैसे राष्ट्रपति 35 साल का होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो अर्थाई का मतलब होता है आपका योग्यता है, योग्यता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। निरता का मतलब होता है शर्तें, शर्तें कौन कौन सी, जैसे राष्ट्रपति अन्य पद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, कोई भी पद पर लाभ के पद पर धारण नहीं हो सकता, जो भी है उनको जो भत्ते लाभ भत्ते दिए हुए वो शर्तें दे रखी है हमें 59 के अंदर। इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप ध्यान रखना, अर्थाय अलग होती है, निरताएं अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन सी योग्यता है, कौन सी निरता है, तो आप शर्तें भी दे आती हो, तो शर्तें अलग है, योग्यताएं अलग है। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, यानी कौन से अनुच्छेद की बात करें, 54 की बात करें, क्वेश्चन भी 54 में दिया है, और निर्वाचन मंडल आपका अनुच्छेद 54, ठीक है। लोकसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं आपकी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल राइट है, विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आपके यूटी के सदस्य भाग लेंगे, ये कौन सा संविधान होता है आपका 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें कन्फ्यूज क्या होते हैं आपके कि 1992 में आपके कौन थे, आपके 1992 में आपके राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूटी जो आपके दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा सदस्य हैं, उन्होंने वोट किसी राष्ट्रपति के काल में दिए थे, तो काफ़ी बार बच्चे आपके वो दे आते आपके शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि 92 में वो थे, लेकिन इन्होंने पहली बार चुनाव दिया था, उन्होंने पहली बार मत दिया था, इन्होंने मत दिया था आपके KR नारायण, 1997 में राष्ट्रपति बने थे आपके KR नारायण, कब बने थे 1997। तो इनके चुनाव में इन्होंने पहली बार मत दिया था, ये चीज़ को आप नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे गलत करके आते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करना। आपातकालीन शक्तियाँ बतानी हमें, अनुच्छेद 352।
आंतरिक अशांति के आधार पर केवल एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, बिल्कुल राइट है। इंदिरा गांधी काल में कब लगा था आपका? 21 जून 1975 को। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? फखरुद्दीन मोदी थे। फखरुद्दीन से बोला कि आपातकाल लगा दीजिए फखरुद्दीन जी, तो आपातकाल घोषित हो गया। किसके नाम पर? आपके आंतरिक अशांति के नाम पर। और इन्हीं पर 3-4 संशोधन हुए थे, उन संशोधनों को आप याद कर लेना, क्योंकि 44 संविधान संशोधन में फिर उनको निरस्त किए गए थे। राष्ट्रपति की भी शक्तियाँ छीन ली गई थी। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जैसे आपकी लोकसभा चुनाव होते हैं, इनका कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, ऐसे भी संशोधन हो गए थे। वो मैं एक दिन बता दूंगा आपको, पोस्ट डाल दूंगा। किसी भी परिस्थिति में राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय के राष्ट्रपति शासन देखिए तो आपके अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं। और अधिकतम 1 वर्ष नहीं, अधिकतम आपके 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपने पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो आप केवल लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। असत्य कथन को चुनिए, हमें असत्य कथन को चुनना है। प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का सदस्य, बिल्कुल राइट बात है। ज़्यादातर आपके लोकसभा का होता है। प्रत्येक सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को नेता पद प्राप्त होता है जिससे सदन में कम से कम 10% सीटें प्राप्त हो। लेकिन कौन सी लोकसभा थी जिनमें 10% सीटें प्राप्त नहीं हुई? आपकी जो 2014 और 2019 में चुनाव होते हैं उनमें 10% सीटें किसी भी विपक्षी दल को प्राप्त नहीं, याद कर लेना। मान्य न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठक के भाग ले सकता है, लेकिन किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। यह आपके अनुच्छेद 88 की बात है, बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 88। केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। आप भाग तो बैठक में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों में मतदान दोनों सदनों में नहीं कर सकते। मतदान केवल उसी सदन में करेंगे जिस सदन का वो सदस्य है। तो असंगत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की आपका असत्य कथन का चयन करिए। केंद्र सरकार मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, बिल्कुल करता है आपका। कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रशांत पद पर रहता है, बिल्कुल रहता है। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद पर, यह 75 की बात हो रही है आपकी, अनुच्छेद 75 की बात कर रहे हैं। मंत्री राष्ट्रपति समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है, बिल्कुल लेता है। मंत्रियों की शपथ का प्रावधान 74 में नहीं है, किसमें? आपकी 75 में। अनुच्छेद 75 की बात हो रही थी, मैंने बताई दिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गलत कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 74 दे रखा है, 75 में होता है आपका शपथ का प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 73वां और 76वां संविधान संशोधन हुआ? आपके पीवी नरसिम्हा राव में होता है आपका 76वां संविधान संशोधन। 73वां किससे संबंधित था आपका? 1992 आपकी पंचायती राज थे। और आपके संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ऐसे और जोड़े गए थे। और 73वां संविधान संशोधन भी प्रारंभ में हुआ था आपका 1992। और एक किससे संबंधित आपका? नगर पालिका है। पहले ये दोनों संविधान आपके राजीव गांधी लेके आए थे, 64वां संविधान संशोधन। लेकिन ये आप राजीव गांधी आपके लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से गिर गया था, शायद एक वोट से गिर गया था राज्यसभा में। इसलिए राजीव गांधी क्या कहते हैं? आपके पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक। क्योंकि पी नरसिम्हा राव ने कहा था कि राजीव गांधी की आत्मा को जब शांति मिलेगी, जब इनके जो आपका ये आपका पंचायती राज अधिनियम लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। संसदीय विशेष अधिकारों के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? यह आपका पिछले टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन आपका सदन के अध्यक्ष को पाता है। सदन का अध्यक्ष आपकी कौन, किसमें? आपके अनुच्छेद 93 के अंदर कौन है वर्तमान सदन का अध्यक्ष? ओम बिरला जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। असम्मिलित की पहचान कीजिए। ये भी आपका पिछला क्वेश्चन आया। दंड विधेयक आपके अनुच्छेद 110 में, बिल्कुल राइट है। ये पूछा गया था आपका दंड विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद विशिष्ट विधि अपनाई जाएगी, वो तो अनुच्छेद 109 में। मैंने बताया था, पिछला महीने टेस्ट किया था, अच्छे से एनालाइज किया था। और 10 में इसकी प्रक्रिया परिभाषित 10 में किया गया, ठीक है। बजट आपका 112 में। गणपूर्ति आपके अनुच्छेद 100 के अंदर है। संसद की गणपूर्ति लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। संसदीय विशेषाधिकार आपके अनुच्छेद 105 के अंदर है, 106 में नहीं है। तो हमें क्या बचा था? असम्मिलित, ऑप्शन नंबर 4 आपका असम्मिलित हो जाएगा। 106 में क्या आपका? वेतन भत्ते संसद सांसद वेतन भत्ते कौन करेगी? आपकी संसद निर्धारित करेगी समय समय पर। ये आपका अनुच्छेद 106 में प्रावधान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनर्वलोकन की शक्ति किसके पास है? तो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अनुच्छेद 137 की बात करता है। किसकी बात करता है? अनुच्छेद 137 के तहत स्वयं सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता, विधि मंत्री भी नहीं कर सकता और राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आया था आपका 99वां संविधान संशोधन के अधीन से असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया गया? के एस पुरास्वामीवाद, वी सिवान बनाम भारत संघवाद, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद फर्स्ट, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वार सेकंड। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वार सेकंड, और 2015 में इसको समाप्त किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में समिति बनी थी? ये आपके JS खेर की अध्यक्षता में, JS खेर।
और कौन सा था आपका, ये चर्चा का विषय है भाई, NJSC चर्चा का विषय। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका इसके ऊपर, क्योंकि अभी आपके कौन था, आपके उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़, इन्होंने भी इस पर उठाया था कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो NJSC और आपका एक संविधान संशोधन। तो आपका NJSC इंपॉर्टेंट है। JS खेर समिति ने इसको समाप्त किया था और अनुच्छेद 13 का हवाला दिया था कि ये आपकी न्यायपालिका के संविधान को क्या करता है, आपका मौलिक ढांचे में परिवर्तन करता है, ये आपका तर्क दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एडवोकेट्स वन ऑन रिकॉर्ड वार्स फर्स्ट आपका पहला कॉलेजियम पद्धति स्टार्ट हुई थी 1992 के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 26 जनवरी 1950 से पहले संघ लोक सेवा आयोग को किस नाम से जाना जाता था। तो संघ लोक सेवा आयोग आपकी 1919 के प्रावधान में था और उसको जाना जाता था आपका संघीय लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ली कमीशन के सुझाव पर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी संघीय लोक सेवा आयोग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका, संविधान के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिशों पर भारत सरकार के लिए डेश होती है, बाध्यकारी, आदेशात्मक या इनमें से कौन है, या सलाहकारी। तो कौन सी होती है आपकी, सलाहकारी होती है। अनुच्छेद 280 के तहत आपके राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ये याद करना। वित्त आयोग यानी आपकी निर्मला सीतारमण है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ सलाह दे सकती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी अनुच्छेद 324 की बात कर रही है, ठीक है। इस आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से बिल्कुल राइट है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित मामलों पर वह आयोग राज्यपाल को परामर्श देता है, बिल्कुल राइट बात है। मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कितनी होती है आपकी, 65 वर्ष आयु के से पहले तक होता है। तो असंगत पूछा था हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति आधार पर उठाया जा सकता है जिस रीति आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उठाया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो हमें क्या पूछा था, 65 में असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। बाकी निर्वाचन आयोग का ये पिछला महीना टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन है, वहाँ पर अच्छे से समझाया था कि कौन से भाग में, भाग 15 में था, ठीक है। और अनुच्छेद 324 से 329 इनका निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। बाकी पूरा इसका विश्लेषण किया गया था आपके मॉनिटर टेस्ट के एनालिसिस के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 आपकी इंग्लिश के क्वेश्चन है, हु टॉट हर सच थिंग्स। तो इसका आपका पैसिव बनाना था, तो इसका पैसिव हो जाएगा बाई वूम वॉज सी टू सच थिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या था आपका, सड़सठ था आपका, प्रियंका सेड रवि विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। नरेशन में हमें चेंज करना था 67 में, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, प्रियंका आस्क्ड रवि इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मे इज डेज हॉनेस्ट मंथ ऑफ डेस ईयर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन था आपका। तो मे इज द हॉनेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, इट इज द एंड ऑफ द मंथ बट आई स्टिल हैव डेस रुपीज लेफ्ट, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल या द लिटिल। तो क्या आ जाएगा आपका, इट इज द एंड ऑफ द मंथ बट आई स्टिल हैव ए फ्यू रुपीज लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, विकी एंड प्रियंका ऑलवेज गो आउट फॉर ए मील डैश दियर वेडिंग एनिवर्सरी एट इन ऑन या टू। तो क्या आएगा आपके पास, ऑन। विकी एंड प्रियंका ऑलवेज गो आउट फॉर ए मील डैश दियर वेडिंग एनिवर्सरी। ऑप्शन नंबर 3 ऑन आएगा, ऑन दियर वेडिंग एनिवर्सरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो दियर इंस्ट्रक्टर डैश बीन कॉल्ड द टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो वॉज, इज, हैव या हैज। तो 71 में आएगा हैज आंसर। Not only the student but also their instructor has been called to the principal office. Next is question number 72. The patent had died before the doctor came. तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, डोरमेंट का एंटोनिम बताना था हमें। डोरमेंट का एंटोनिम क्या होता है, डोरमेंट का एंटोनिम होता है आपका एक्टिव। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, गिव द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इम्परफेक्ट। तो इसका हो जाएगा इम्पेयर्ड होगा या फ्लाउड होगा या एंड होगा या इम्पीरियल होगा। तो कौन सा होगा आपका 76 में आंसर हो जाएगा आपका फ्लोवेट। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द जज शोड कंप्लीट दैश इंटरेस्ट इन द
केस परप्लेक्स बताना है इसमें, तो परप्लेक्स कौन सा आएगा आपका, डिस आएगा, डिसइंटरेस्ट इन द केस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मेजर टेस्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे आज, कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो यहाँ पर मेजर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आपके केवल फाइनल टेस्ट बचे। कौन से होते हैं आपके फाइनल टेस्ट बचे? फाइनल टेस्ट और भी मस्त तरीके से करेंगे। पहला फाइनल टेस्ट इसी संडे को होगा आपका, ठीक है। अब कंटिन्यू 3 फाइनल टेस्ट है, फिर आपकी फर्स्ट क्रेडिट टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपके अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सभी दोस्तों को या ग्रुपों में शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं।